हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 57 सॉल्व करेंगे। इसमें पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखेंगे। तो क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज़ में तीनों ही लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको ईजी, मॉडरेट और टफ सब तरह के मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या 7 वर्ष। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 1955 के अंतर्गत बोला गया है, तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7 वर्ष। क्योंकि देखिए, जो नागरिकता अधिनियम 1955 का जो आया था, उसमें उसकी धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनको भारत में लगभग 7 वर्ष बिताने होंगे 1955 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन है 1950 में, 1953 में, 1956 में और 1961 में। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1953। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में इसे गठित किया गया था, एक नया राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, नए राज्य के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है असम से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से या फिर कश्मीर से। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए असम से। उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, और इसका पूरा नाम है उल्फा का, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं ULFA। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो इस संगठन का जो उद्देश्य है वो सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना, एक समाजवादी असम स्थापित करना। ठीक है, तो ये जो उल्फा उग्रवादी हैं वो असम राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। तो इसमें देखिए 4 कथन दिए गए हैं। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। और लास्ट है, दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा एक गलत है। तो देखिए, क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी नहीं बल्कि पुर्तगाली शासन के अंतर्गत थे। ठीक है, पुर्तगाली शासन के अंतर्गत जो है ये के अंडर में थे ये। बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। दीव खंबात की खाड़ी में स्थित एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, इसमें संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। और फिर लास्ट है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन चारों में हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है। तो देखिए, क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि यही इसमें ये पूछा गया था ना कि कौन सा गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन 5 है
उसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। चूंकि हम ये जानते हैं कि नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया ये नहीं अपनाई जाती है नए राज्यों के निर्माण के लिए। और नए राज्यों का जब निर्माण होता है तो संसद के जो साधारण बहुमत होता है उसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल जो प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया, उसका यूज़ नहीं किया जाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत है बिल्कुल। और बाकी जो दिया गया है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल जो है वही मतलब कि साधारण बहुमत के जो है आधार पर। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। और लास्ट में कहा गया है इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, फिर से उसको नहीं डाला जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, नए राज्य का निर्माण हो रहा है या निर्माण अगर हो रहा है तो या तो वो शामिल किया जाएगा या फिर उसे अलग किया जाएगा किसी राज्य से। तो अगर उसको शामिल किया जा रहा है या उसे अलग किया जा रहा है तो जिस राज्य की सीमाओं से वो अटैच हो रहा है या अलग हो रहा है उसका उसमें शामिल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसकी विधानमंडल का में उसके बारे में बात होना या जो भी है, मतलब एक उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है हर तरीके से। ठीक है, तो इसलिए इसमें बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, जो सी वाला है वो गलत है, क्योंकि विशेष कोई जो है बहुमत या जो विशेष प्रक्रिया है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है नए राज्य के निर्माण में। सिर्फ एक साधारण बहुमत जो है उसके आधार पर संसद नए राज्य का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। पहले में है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? 1 तथा 2 केवल 1, 2 तथा 3 केवल 2। तो देखिए क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केवल 1। तो इन तीनों कथनों में जो करेक्ट जो सही एकदम कथन है वो पहला वाला है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, और यहाँ पे बाकी के जो दोनों स्टेटमेंट हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र में जो तीलियां रखी गई हैं वो 21 तीलियां हैं, ये गलत है क्योंकि तीलियों की जो संख्या है वो 24 है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है तो तीलियों की संख्या 24 है। और उसके बाद यहाँ पे कहा गया है लास्ट वाले में कि राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई लंबाई है उसका अनुपात 3:4 है, ये भी गलत है क्योंकि लंबाई जो होती है वो लंबाई का जो यहाँ पे अनुपात दिया गया, देखिए लंबाई 3 होती है। ठीक है, 3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा, और चौड़ाई के लिए 2 है, यानी अगर इसका हम अनुपात माने चौड़ाई और लंबाई की बात अगर करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में चौड़ाई लंबाई कही जा रही है, इस वजह से 2:3 कहेंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट अनुपात है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, फ्रैंक मैरिनी, एल्टन मेयो या गैबलर ऑसबर्न। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। इसमें जो कहा गया है कि निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हैं, क्योंकि देखिए जो ये फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हैं इन्होंने अपनी एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट। इसमें इन्होंने लिखा था कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न, विकास से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा प्रवर्तित किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है जिसे इन्होंने अपनी बुक में लिखा है वो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने कहा है। ठीक है, ये विकास प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है?
ऑप्शन है एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है, इसमें कहा गया ना कि भारतीय राजतंत्र की नहीं है, कौन सी ऐसी विशेषता जो भारतीय राजतंत्र की नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार। क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली में शासन का जो संचालन है वो संविधान के प्रावधानों के आधार पर होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक संविधान संगत सरकार है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, और ये भी कहा गया है कि भारत में विधि का जो शासन है, ठीक है, विधि का जो मतलब भारत जो है वो एक विधि का शासन है। तो ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है, दोनों बातें एकदम सही हैं। और इसी के साथ ही क्योंकि यहाँ पे गणतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं, तो हर 5 वर्ष पे जनता अपने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार भी है, तो सत्तावादी सरकार यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पे 4 कथन है, देखिएगा। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। ये जो ऑब्जेक्ट जो उन्होंने दिया था उद्देश्य प्रस्ताव, वही जो है क्या बना, उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, या केवल 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। तो इसमें इन चारों जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए उनमें 1, 2 और 4 यही तीनों यहाँ पे सही हैं। पहले वाले में बात कही गई है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, क्योंकि पंडित नेहरू द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, वही 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य था, वही उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो आगे चल करके संविधान की उद्देशिका बना, ठीक। ये तो बिल्कुल बात सही कही गई है। उसके बाद है कि जो है यहाँ पे कहा गया ना इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि जो प्रस्तावना है वो एक विधिक स्वरूप है, ठीक है, मतलब इसे लागू नहीं किया जा सकता, किसी भी कोई भी अगर जो है कोई सिचुएशन है जिसमें इसको लागू किया जाए तो इसे लागू नहीं किया जा सकता, और इसकी जो प्रकृति है वह न्याय योग्य भी नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया है कि चौथा वाला सही था ना, इसके अलावा ये सही था। फिर उसके बाद चौथा सही था कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकती। जो यहाँ पे उद्देशिका जो है वो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। तो इसके बारे में चूँकि जो है ये बात बिल्कुल सही कही गई है। और इसके अलावा जैसे ये जो तीसरा वाला ऑप्शन कहा गया है कि संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उद्देशिका है, ठीक है, जो केशवानंद भारती मामला हुआ था उसके आधार पर क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट जो क्षेत्र हैं उनकी व्याख्या करने के लिए किया जाता है। मेनली यहाँ पे जो उद्देशिका है उसका यूज़ इसीलिए किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ ये कि उद्देशिका में ये जो केशवानंद भारती ये मामला आया, इसके बाद ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसमें से ये जो उद्देशिका थी उसमें संशोधन संभव हुआ। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि संविधान में जो ये उद्देशिका है उसका संशोधन किया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ये भारतीय संविधान का जो भाग 16 है उसमें मुख्यतः अगर बात करी जाती है तो अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित होती है। तो इसमें अगर कहें कि किससे संबंधित है तो कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध बनाए गए हैं उससे संबंधित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।